भाई जरा माइक बंद कर लें अपने। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी के दो तरीके, दो टाइप के रिएक्टर होते हैं, एक वाटर मॉडरेटेड, एक ग्रेफाइट मॉडरेटेड। दोनों का मोरलेस ऑपरेशन प्रोसीजर एक ही जैसा होता है, दोनों का एक काम होता है, पानी से स्टीम बनाना, स्टीम से बिजली बनाना। अच्छा, ये देखिए कि न्यूक्लियर पावर कहाँ कहाँ पे है। ये एक चार्ट है जो बता रहा है 2019 तक की जो है ना। इसका यूनिट बड़ा अजीब सा है, मेगावाट इलेक्ट्रॉन इसमें दिया हुआ है। मुझे खुद इसकी समझ नहीं आई है फ्रैंकली। इसको आप छोड़ दें यूनिट क्या है, लेकिन आपको ये ग्राफ ये बताएगा कि अमेरिका और कनाडा के अंदर आपको ऑलमोस्ट 25% जो है दुनिया की न्यूक्लियर पावर वहां पे, उसके बाद यूरोप में मिल रही है। यूरोप में चूंकि रशिया भी आता है, इसलिए आपको यूरोप की परसेंटेज अमेरिका और कनाडा से ज्यादा मिल रही है। ठीक है ना। तो यूरोप के कुछ पोर्शन जो है ये नहीं, मेन यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप का जो कि एशियन पोर्शन, टर्की वगैरह मिला के, इसराइल, ये सारे मिला के एशिया के अंदर, और ये फार ईस्ट के अंदर जो है, या इसमें जापान, कोरिया, ये सारे मिलके ये परसेंटेज शो कर रही है कि न्यूक्लियर पावर कंसिस्टेंटली, आगे मैं आपको परसेंटेज बनाऊंगा, बताऊंगा कि दुनिया की कितनी, जो दुनिया में बिजली बन रही है उसकी कितनी परसेंट जो है वो न्यूक्लियर से मिल रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेबल एनर्जी है। साल के 12 महीने 365 दिन हमें अवेलेबल होती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और इससे हम अपना रिक्वायरमेंट, अपनी बिजली की पूरी करते हैं। ये हमारे बेस लोड रिक्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये 2019 की फिगर है कि न्यूक्लियर पावर ने, अब ये यूनिट जरा समझने की, मेगा है, उसके बाद गीगा है, उसके बाद टेरा है। टेरा का मतलब ये है कि 10 to the power 12। ठीक है। किलोवाट आवर जो है, यानी 2586.2 किलोवाट आवर जो है, टेरा किलोवाट आवर जो है वो इमिशन फ्री लो कार्बन बेस लोड एनर्जी प्रोवाइड की निकले। तो ये बड़ा एक ह्यूज नंबर है। तकरीबन देखिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का ये तकरीबन 10%। अच्छा, इसकी चूंकि कार्बन इमिशन कोई है ही नहीं, तो जाहिर है कि ये एमिशन फ्री कहलाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अब दूसरे जो डिसएडवांटेज है वो अलग है अपनी जगह पे, लेकिन कार्बन के हवाले से अगर हम बात करें, कार्बन लोड की जो हमने पिछली दफा बात की थी कि वाटर एनर्जी भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी और न्यूक्लियर एनर्जी भी कार्बन लोड को कम करती है। फॉसल फ्यूल जबकि कार्बन लोड दे रहा होता है, उसको ये कम करती है। तो दुनिया की 10% इलेक्ट्रिसिटी वो न्यूक्लियर प्लांट से आ रही है। ये 5 कॉन्टिनेंट के अंदर जो फैले हुए हैं प्लांट, ये उनसे आ रही है हमें बिजली। पाकिस्तान के अंदर 5 प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं हमारे। कराची के अंदर एक है, था दो, दूसरा यूनिट चल गया है, तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर आप उधर जाए ना, चश्मा के पास जो है, वहां पे ये मौजूद है हमारे। तो हमारे जो इस वक्त जो है, जो फिगर थी हमारी 2019 की, अगर नेपरा की साइड पे आप देखें फिगर, तो वो बताती है कि हमारे यहाँ तकरीबन 1100 मेगावाट बिजली जो इससे आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट का बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट है कि 2020 तक, यानी अगले 10 सालों में हम इसको बढ़ा के 8800 मेगावाट के ऊपर इसको। राइट नाउ पाकिस्तान की जो बिजली का मिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है, उसमें 1100-1200 मेगावाट हमारे पास ये आ रही है, चश्मा वालों से और कराची के प्लांट से। अच्छा, अब मैं ये 2-3 चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक टरबाइन की फ़ोटो मुझे अच्छी लगी थी। जिन लोगों का ताल्लुक पावर इंडस्ट्री से नहीं है, उनको ज़रा समझने में आसानी रहेगी कि इसके टरबाइन के, ये टरबाइन इंजीनियरिंग एक पूरी एक फ़ील्ड है, जिसके अंदर टरबाइन डिज़ाइनिंग, टरबाइन कंस्ट्रक्शन सिखाई जाती है कि आप इस तरह का डिज़ाइन करें कि जब स्टीम उससे आके टकराए और इसका जो रोटर घूम रहा है, जो कि आगे जनरेटर के साथ कनेक्ट है, उसकी स्पीड को आप मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के फिन्स लगे हुए होते हैं, पूरी बॉडी होती है, मेन बॉडी के ऊपर ये लगाए जाते हैं। इन फिन्स का काम ये होता है कि तेज़ी से स्टीम से घूमें, और जितनी तेज़ी से ये घूम रहे होते हैं, अपनी मेन शाफ्ट को ही घुमा रहे होते हैं, आगे जाके जनरेटर को उसी चीज़ से घुमा रहे हैं। ठीक है? जनरेटर से बिजली मिल रही है। ये एक ग्रिड का नेटवर्क है जो कि आपको नज़र आता है। अगर आप यहाँ पे तो नहीं है, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पर्दा खड़ा कर दिया है,
महमूदाबाद ग्रिड का कि जी ग्रीन बेल्ट के ऊपर आपने बना ली है। अब ये सोचे समझे बगैर कि अगर उसको आप चलें, सिंध गवर्नमेंट ने गलत दी, ग्रीन बेल्ट की ज़मीन थी, लेकिन अगर उस ग्रिड को, स्टेशन को आप गिरा दें, तो उस पूरे इलाके की बिजली तो गई ना, कैसे आप बिजली सप्लाई करेंगे? तो इस तरह का एक ग्रिड स्टेशन होता है जिसमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो लगे हुए होते हैं, वो बिजली की सप्लाई आपके घरों तक पहुँचाते हैं। ये कहलाता है पीएमटी, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। कराची के अंदर ये तकरीबन इस तरह के, मेरा ख़्याल ये है कि कम से कम 20,000 तो होंगे ही। मेरा अंदाज़ा है, मैं आई कैन नॉट बी श्योर, मैंने कभी केई की साइट पे जाके इसको चेक नहीं किया। लेकिन जो दोस्त अहबाब जो केई में काम करते हैं, उनसे जो बात हुई थी, वो बता रहे थे कि 2009 में जब वो आए थे, तो शायद ये 10,000 थे, उन्होंने एडिशन करके 20,000 कर दिए ट्रांसफ़ार्मर का। एक ट्रांसफ़ार्मर के ऊपर मुख्तलिफ घर, मुख्तलिफ इंडस्ट्री को दिया जाता है। एक ज़माने के अंदर जो बड़े घर थे कराची के या हैदराबाद के, जिनका के लोड ज़्यादा होता था, उनके लिए अलग ट्रांसफ़ार्मर लगाया करते थे, उसका पैसा उस घरवाले से लिया जाता। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर पावर, ठीक है ना? अब मैं आपके साथ दूसरी तस्वीरें अ, शेयर करूँगा, जो कि ओशियन एनर्जी के नाम से, सॉरी। देखें, अभी मेरे जो ये आज ये 7वां लेक्चर है, इसके बाद ज़ाहिर है 8वें में मिड टर्म हो जाएगा और उसके बाद आगे 6 क्लासेस होंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ज़ाती कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा आपके साथ कवर कर लूँ, उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी और आपके लिए। अच्छा, समंदर जो है ना, दुनिया का 71% 72% जो है, वो समंदर है, ठीक है? समंदर में जो मेरीन लाइफ़ है, उसकी हमें किस्मों का भी अंदाज़ा नहीं है। कितनी हैं, कितनी बर्बाद हो गई हैं, लेकिन एक अंदाज़ा ये है कि मिलियंस एंड मिलियंस स्पीशीज़ जो हैं मेरीन लाइफ़ की हमारे पास है। हम उसमें नहीं जा रहे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मरीन लाइफ़ हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम समंदर से एनर्जी की बात कर रहे हैं। समंदर में 3 तरह की एनर्जी होती है। पहली एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो होती है वेव्स। समंदर के अंदर खुद ब खुद वेव्स उठ रही होती हैं, ठीक है ना? समंदर के अंदर सैलिनिटी ग्रेडिएंट्स होते हैं। सूरह रहमान में आप लोग पढ़िएगा ना कि 2 दरिया हैं जिनके दरमियान हमने एक दीवार कर दी है। वो वो मर्जल बहरैन यल्तक़ियान, है ना? ये सैलिनिटी डिफरेंस से साउथ अफ्रीका के पास जो समंदर है, आपको 2 डिफरेंट कलर के समंदर नज़र आ रहे होते हैं और वो पानी एक-दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकता। इसी तरीके से टेम्परेचर जो है, मुख्तलिफ लेवल के ऊपर समंदर में टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे सरफेस पे अगर आप आज जाएँ, कराची के किसी बीच के ऊपर सैंड स्ट्रीट पे या हॉक्स बे पे या किसी पे, तो आपको टेम्परेचर 25, 26, 27 मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर नीचे समंदर में चले जाएँ ना, आप जम जाएँगे। वहाँ पे टेम्परेचर आपको मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर मिलेगा। तो अगर आपने प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना हुआ है, डाइविंग सूट नहीं पहना हुआ है, तो वापस जो है ना, कोई अकड़ी हुई चीज़ आएगी, आप नहीं आएँगे। ठीक है ना? जिसको कि ईदी वाले लेके जा रहे होंगे। तो टेम्परेचर का एक डिफरेंस है समंदर के अंदर। समंदर के अंदर सैलिनिटी से क्या मुराद है यहाँ पे? कोई क्लियर करेगा मुझे? सर नमकियात। नमकियात। Yes, TDS. कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बेसिकली सैलिनिटी से नमक का लिया जाता है, बाकी कार्बोनेट भी होते हैं, बाइकार्बोनेट भी होते हैं और सारी चीज़ें भी होती हैं। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड भी समंदर में होते हैं। लेकिन समंदर का पानी आम पानी से इसलिए मुख्तलिफ होता है कि उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सी के अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट की कंसंट्रेशन उस हिसाब से होती है। अच्छा, अब आ जाइए, ये दुनिया का एक वेव एनर्जी मैप है। इसको अगर आप देखें तो जो ब्लू पोर्शन है, डार्क ब्लू पोर्शन है, यहाँ पे समंदर की लहरें 60 मीटर से भी ऊँची होती हैं। 60 मीटर का मतलब क्या हुआ? 200 फीट तक जो लहरें जा रही है। उससे जो कम होगा लाइट ब्लू जो है वहाँ पे 50 मीटर, फिर पर्पल जो है 40 मीटर, होते-होते जो व्हाइट पोर्शन है ना, ये यहाँ पे समंदर के अंदर कोई तुग़यानी नहीं होती, कोई लहरें नहीं होती। ये 5 मीटर से कम की लहरें होती हैं। 5 मीटर भी बहुत ज़्यादा होता है हम जैसे लोगों के लिए, कि अगर 5 मीटर की लहर आ जाए, 15 फीट की लहर, तो हमारा तो काम तमाम हो जाए, उड़ के चले जाएँ हम।
तो ये जो अच्छा, जिन लोगों ने विंड सर्फिंग को देखा हो कैलिफोर्निया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर, विंड सर्फिंग एक पूरी एक स्पोर्ट्स है और सर्टेन वेव्स की अगर हाइट होती है, तो उसी के ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ इन वेव्स के अंदर एक ताकत भी होती है, एक एनर्जी भी होती है कि जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं फॉर द रीज़न ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी। इस वेव की जो अंदर पावर है, उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो जो जिन पोर्शंस के अंदर ये ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पे ज़्यादा आपको मिल जाती है, जहाँ कम होती है ऑब्वियसली ये वही बात है ना कि जितनी पावरफुल वेव होगी, उतनी ज़्यादा पावर से वो आप उसको एनहांस कर सकते हैं उस पावर को और उसको एनर्जी में कन्वर्ट जितनी कम होगी उसको कम कर सकते हैं। इसकी मिसाल आप विंड से अगर कंपेयर करें, अगर आंधी-तूफ़ान आ रहा है तो उसमें विंड मिल जो है, उसके ब्लेड तेज़ी से घूमेंगे। जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो जनरेटर जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। सेम इज़ द केस विद वेव एनर्जी। हायर द वेव, मोर पावरफुल द वेव। अच्छा वेव जो है ना इसकी ताकत का इंसान को आज से नहीं पता था। इंसान ने जब शऊर सँभाला आज से 4000 साल पहले के जहाज़ों के डिज़ाइन देख लें आप। वो सारे के सारे वेव पे बेस करते हैं। ज़ाहिर है कि समंदर से लड़ने के लिए आप कितने इंसान चढ़ाएँगे? उस ज़माने में जहाज़ जो होते थे 1000 टन, 800 टन, 700 टन कैपेसिटी की हुआ। अब तो जो जहाज़ बन रहे हैं वो तो मिलियन टन को टच कर रहे हैं। तो उसको चलाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए इंसान ने वेव का इस्तेमाल सीख लिया था। कपड़े से या दर ऐसे मटेरियल बना लिए थे उन्होंने कि जो कि वेव को कैप्चर करें और तारों के ज़रिए अपनी नेविगेशन करके एक जगह से दूसरी जगह वो जाया करते थे, उस वेव एनर्जी को यूज़ करते। क्योंकि इंसानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि समंदर से लड़ सकें। हाँ, ठीक है, समंदर से वो इंसान भी सप्लीमेंट करते थे जंग की सूरत में या ऐसी सूरत में जब भी डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ रही हो और विंड के साथ आपको एडिशनल पावर चाहिए हो, तो उसको हम यूज़ किया करते थे। अब एशियन वेव्स की पावर पे आ जाइए, ठीक है ना? वेव बनती कैसे? पहली बात तो ये। देखिए, जो विंड चल रही है ना, जितनी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, आपको पता है अगर आप आज भी कोई भी वेदर की वेबसाइट खोल के देखें, वो बताएगा कि विंड की डायरेक्शन ये है, मॉडरेट है, 7 किलोमीटर पर आवर की है, 10 किलोमीटर पर आवर की है। जब ये बढ़ती चली जाती है, एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करती है 50-60 को, तो फिर क्या होता है? आपके पास थंडर स्टॉर्म आने शुरू हो जाते हैं, स्टॉर्म आने शुरू हो जाते हैं, स्पीड जितनी ज़्यादा होती है, उतनी उसके अंदर विंड के अंदर पावर होती है और वो पावर जो होती है आपके शहरों में डिस्ट्रक्शन भी बात सूरतों में बिलबोर्ड को उड़ा देती है, बिल्डिंगों को गिरा देती है। ये है ना विंड की पावर। अच्छा यही विंड की पावर जब समंदर की लहरों से टकराती है, तो समंदर की लहरों को उठा देती है। अब पावर पीछे किसकी है? विंड की पावर है। विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें? किस चीज़ में ट्रांसफर हो रही है? ओशियन की सरफेस से टकरा के एक लहर क्रिएट कर रही है। उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी है किसको? जो वेव बनी है। अब उस काइनेटिक एनर्जी को आपने उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई तो उसमें एक पोटेंशियल आ गया। वो पोटेंशियल एनर्जी लेके घूम रही है वो वेव। अब आपके ऊपर है कि उसको ज़ाया कर दें, साहिल से आके टकराए, जो चट्टानें हैं उनको टकराए, उनको तोड़ दे या आप उस एनर्जी को जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ गई है वेव के अंदर, उसको आप पकड़ लें, कैप्चर कर लें, उसको कैप्चर करके उसको किसी और इस्तेमाल के अंदर, ठीक है? बाज़ जगह जैसे मैंने बताया कि बाज़ एरियाज़ के अंदर 200 फीट तक इनकी हाइट जाती है, बाज़ एरिया के अंदर ये 10-15 फीट की होती हैं। तो जितनी वेव की हाइट ज़्यादा होगी, उतनी उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए कि पीछे जो विंड आ रही है, उस विंड की पावर बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे उसने एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी, ठीक है? अच्छा बड़ी जो वेव्स होती हैं, बड़ी से मुराद ये है कि जिनकी हाइट 20 मीटर एंड अबव की है, तो उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि 50 किलोवाट पर मीटर कि वो आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देने की ताकत होती है बड़ी वेव में। और जो छोटी वेव होती है ना 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट वाली, ये 5 किलोवाट की। तो ये 1:10 का रेशियो होता है। जितनी वेव की हाइट ज़्यादा होगी, उतनी ही वो बिजली पैदा करने की सलाहियत जी सिकंदर साहब। सर मेरा ये एक क्वेश्चन था, ये ओशन वेव्स के हवाले से जो हम बिजली जनरेट करते हैं,
इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है इनमें कि टाइड लेवल जैसे इनका लो होता है तो इस ये आगे कंडीशन हम में ये बात प्लांट करेंगे कितने टाइट, भी है? ये टाइट पे हम आगे बात करेंगे, ये है मैं कवर करूंगा इस चीज को, ये बिफोर टाइम ठीक है आपने सर, सवाल ठीक। पूछ लिया। ठीक है, अभी बात ये हो रही है कि वेव्स जितनी ऊंची होंगी उसमें उतनी ताकत ज्यादा होगी। बड़ी वेव्स 20 मीटर एंड अबव की, उनकी ताकत जो है 50 किलोवाट पर मीटर के हिसाब से वो दे सकती हैं। छोटी वेव जो है 5 किलोवाट पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी फैसिलिटी बनाई है कि जहाँ के 50 किलोवाट पर मीटर वाली वेव आके टकरा रही है, उसको आप एनर्जी लेने की कोशिश करें, इसकी एफिशिएंसी 40% से ज्यादा नहीं। ठीक है, 40% एफिशिएंसी कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, इसका कन्वर्जन फैक्टर जो है वेव का। और यानी 1 मेगावाट आपने रिकवर कर ली, 2 मेगावाट रिकवर कर ली, इससे ज्यादा आप इससे रिकवर नहीं कर सकते वेव से। अभी तक इतने कोई बड़े पावर प्लांट्स नहीं आए हैं कि जो वेव एनर्जी को एनहांस करके 1200 मेगावाट या 1500 मेगावाट या 400 मेगावाट के देते हैं। तो ये अभी तक आप समझ लीजिए, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर एक चीज चल रही है। हमारे पास एक चीज मौजूद है जिसको हमने देख लिया है, इंसान ने देख लिया है कि ये जो चीज है, वेव जो बन रही है, इससे हम एनर्जी ले सकते हैं। और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, टाइड का रोल क्या होता है। अच्छा, ये इसकी साइंस में मत जाओ। ठीक है, आपको पता है कोई भी हो, चाहे साउंड वेव हो या सी वेव हो, ये ट्रांसफर करते हैं, इनका पीक होता है और ट्रफ होता है। ये ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। ये जब ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, इनका एक फार्मूला बनता है जिससे आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर एनर्जी कितनी है। तो ये एक फार्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। मैं इस फार्मूले की डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट कि वेव किस तरह ऑपरेट करती है। एक बड़ी उठती है, नीचे आती है, फिर उठती है, फिर नीचे आती है, और वो आके सर्टेन जगह के ऊपर, साहिल के ऊपर या चट्टानों से आके टकराती है, और अ, इतनी कुव्वत इसके अंदर होती है कि चट्टानों को काट देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई वाटर वेव के अंदर एनर्जी आई कहाँ से? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि विंड की जो एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है। जब वेव मूव कर रही होती है उस वक्त इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जब सरफेस पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी से। अच्छा, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ जाती है? कि वाटर जो है जब अपनी फ्लैट सरफेस से जब राइज करेगा और जब दोबारा गिरेगा नीचे ना, तो इसके अंदर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो गई है। यानी काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वेव से, सॉरी, विंड से ट्रांसफर हो रहा है वेव के अंदर, और ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तक एंड के ऊपर, जहां हम आगे देखेंगे इसको हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और ये चलता रहता है। इसके अंदर दोनों एनर्जीज ये लेके चल रही होती है। इसमें काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। अब ये आ जाएंगे, एक वाटर पावर डिवाइस है। ठीक है, वाटर पावर डिवाइस क्या है कि ये आपने देखे, नीचे देखें, सी बेड के ऊपर आपने एंकर डाल के, जिस तरह जहाज को जब खड़ा करते हैं ना ओपन सी के अंदर, तो बड़े बड़े हैवी वेट वाले वैंकर होते हैं, इनको क्रेन के जरिए नीचे गिरा देते हैं, वो जाके सी बेड के ऊपर चिपक जाते हैं, जहाज जो है फिर हिलता जुलता नहीं है। ठीक है, यही तरीका इसका भी है कि आपने एक डिवाइस कर दी है, डिवाइस लगा दी है, डेड वेट है उसके साथ, आपके साथ जो है जनरेटर भी आपने लगा दिया है, वहां पे एक टरबाइन भी लगा दिया है आपको। अब जब समंदर की लहरें आके टकरा रही होती हैं, तो वो सबमर्ज प्लांट जो होती है ना, उसको वो टरबाइन को घुमाना शुरू करती है। जब टरबाइन घूमता है, जनरेटर के साथ जाके घुमाता है, जनरेटर घूमता है, जनरेटर को आप कनेक्ट कर देते हैं। चाहे आप सबसी लाइन डाल के पावर की कर दें, या आप आगे ले जाके उसको ओवरहेड करके आप कर दें। इसको समझने में आपको जरा आसानी हो जाएगी। ये आपने अंडर सी सब स्टेशन देखें, ये स्कैंडिनेविया में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ उन्होंने एक हैवी प्लेट है जिसके जरिए ये आपका सी फ्लोर के साथ कनेक्टेड है। ये जो आपने वेव को कैप्चर करने के लिए बनाया है, उसके साथ एक रॉड लगी हुई इस पार है। अब ये जो फ्लोटिंग ऊपर जो है ना आपका, ये टकरा रहा है, जब वेव्स आके इससे टकराती हैं तेजी से घूमता है। ये घूमता है तो क्या होता है, क्या होगा जब ये घूमेगा? तो सर ये एज अ जनरेटर टरबाइन काम टरबाइन का करेगा। रोल प्ले कर,
वेव्स जो है टरबाइन को घुमा रही है ना, बेसिकली एक टरबाइन की एक शेप है। जी सर। टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमने के बाद जनरेटर से कनेक्टेड है, जनरेटर से बिजली बन गई। अब बिजली ले जाने के लिए आपने केबल बिछाए हुए, उन केबल से आप ले जाके दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप इसको केबल्स को ऊपर ले जाएं, समंदर के ऊपर ले जाएं, और वहां से फिर आप ओवरहेड कनेक्ट, एक सबसी लेके चले जाएं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्वीडन वालों ने तजर्बा किया है कि बिजली एक्सपोर्ट करने का सबसी, वो ये इस प्रोसेस से नहीं है, वो नॉर्मल बिजली जिसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक वेव एनर्जी को डिवाइस करने की से बिजली बनाने की एक पिक्चर है, जिससे आप अंडर सी सब स्टेशन को यूज करते हुए, अभी यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने 3 तरह की एनर्जीज को डिस्कस किया है। हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक को डिस्कस किया, हमने न्यूक्लियर को डिस्कस किया, और हमने वेव को डिस्कस किया। फंडामेंटल चीज हमें क्या नजर आ रही है इन तीनों के अंदर? कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है हमारा टरबाइन, कॉमन चीज है हमारा जनरेटर, कॉमन चीज है हमारे केबल, जो कि आगे बिजली लेके जाएंगे। अब टरबाइन को घुमाने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर के अंदर भी हम स्टीम यूज करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हम पानी की ताकत को इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर हम स्टीम को यूज करते हैं, लेकिन पीछे क्या है? हीट एनर्जी है फॉसिल फ्यूल की, उससे हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन जनरेटर के साथ जाकर कनेक्ट होता है, बिजली बनाते हैं। यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे टरबाइन को घुमाने के लिए ना हमारे पास स्टीम है, वाटर जरूर है हमारे पास, लेकिन ये वाटर हाइट से गिर के टरबाइन को नहीं घुमा रहा, ये वाटर वेव की शक्ल में आ रहा है। हायर द वेव, मोर द पावर। जितनी वेव की ताकत ज्यादा होगी, उतनी तेजी से इसको टरबाइन को घुमाएगी, उतना ही ज्यादा जनरेटर के ऊपर जाके लोड पड़ेगा, उतनी ज्यादा आपको बिजली मिल जाएगी। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इसका। आई होप कि मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश की, इसको सिंपल रखने की जितनी मैं कर सकता था। अब इसके कई तरीके होते हैं बिजली पैदा करने के। एक तरीका तो ये होता है कि जिसको हम कहते हैं वेव ड्रैगन बना देना, यानी आप एक समंदर के अंदर एक बंद बना देते हैं, एक बंद बना देते हैं फ्लोटिंग करके, जो आपने डाल दिया, एक दीवार बना दी, बंद बना दी, और ये देखते हुए कि विंड डायरेक्शन क्या है, कहाँ से वेव डायरेक्शन आ रही है, उन वेव डायरेक्शन को आप कैप्चर करते हैं। कैप्चर करके और आपका टरबाइन सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ होता है, और उससे आप बिजली पैदा करते हैं, बजाय इसके कि आप एक जगह लगाएं। इस तरीके से आप ज्यादा पानी को कैप्चर कर सकते हैं। ये मेथड कहलाता है वेव ड्रैगन मेथड। और जितनी ज्यादा आपके पास वेव्स आके टकराएंगी, उतने टरबाइन घूमेगा और उतनी आपकी बिजली बच जाएगी। दूसरा मेथड जो है ड्रैगन वेव इससे डिजाइन, प्रेशर बढ़ जाएगा ना सर? ये प्रेशर ज्यादा आप कर सकते हैं। ये एक एक्चुअल एग्जांपल है स्कैंडिनेविया का। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, डिजाइन दिखा रहा हूँ, इस पे पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा काम जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री कर रहे हैं। वो क्लीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, उनको बड़े एडवांटेजेस हैं, मुल्क बहुत बड़े बड़े एरिया हैं, आबादी बहुत कम है, पैसा बहुत है उनके पास, तो वो इस तरह के तजर्बात करते रहते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन भी फंडिंग कर रही है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। तो ये आपको ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अगर आप जाके देखेंगे, सर्च करेंगे, तो ये आपको स्कैंडिनेविया में नजर आएंगे। आपको आगे हम बात करेंगे जियो थर्मल एनर्जी की और दूसरी एनर्जीज की जो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती है, उनकी हम बात करेंगे, वो ज्यादातर आपको वहां पे मिलती है। तो ये एक ड्रैगन वेव का डिजाइन है। आप एनर्जी को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, वेव के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करना। पर्पस वही है, बेसिक डिजाइन वही है। अब हम ना यहाँ डिजाइन को स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं कि जो अल्टरनेट एनर्जी है कैसे होती है और कैसे काम करती है। अच्छा, अब आ जाइए टाइडल एनर्जी। अभी जैसे अस्कानी साहब ने सवाल किया था, समंदर के अंदर टाइड्स बनती हैं। अच्छा, ये मैं जरा वापस जाऊं, ये बताइए कि टाइड होती क्या है? एक तो हमने बात कर ली ना, वेव होती है, और वेव की हमने लॉजिक देख ली, साइंटिफिकली हमने बात कर ली कि साइंटिफिक लॉजिक क्या है वेव के पीछे। ये है ना हमने बात भाई। यार देखो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं कोई सवाल करता हूँ, कोई बात करता हूँ, आप जी 17-18 आदमी बैठे हो, ऐसे बैठ जाते हो कि जैसे मुंह में जबान नहीं है आप लोगों को।
सर ये टाइड और वेव में ये फर्क होता है कि टाइड में बहुत सारी वेव इकट्ठी आ रही होती है सर, वेव से वो अच्छा, बड़ी होती है। ये पीछे से कौन रो रहा है? तुम्हारी बेटी रो रही है? सर वो अली खटक रो रहा है। मुझे लग रहा है तुम अपने साथ बेटे को भी मास्टर मुफ्त में पढ़वा रहे हो, तुम साथ में बेटे बेटी को ना। तुम एक टिकट में दो मजे ले रहे हो कि खुद भी पढ़ रहे हो, बेटे को भी पढ़ा रहे हो मुफ्त के अंदर। देखें भाई, टाइड जो है बिल्कुल एक अलग चीज होती है। आपने ये सुना होगा कि जो लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं या जिनकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, जब चांदनी रातें होती हैं तो उसके अंदर वो बेचैन हो जाते हैं, उनकी जो जुनूनीपन उनके अंदर होता है ना, चांदनी रातों में वो बढ़ जाता है। ये सुना है मुहावरा आपने कभी? देखिए, जी सर। चांद की भी, हम जो जमीन पे चल रहे हैं इसकी वजह क्या है कि जमीन की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो हमें मजबूर कर रही है कि हम अपने कदम जमीन पे रखें ना, बड़ी कुव्वत लगा के हम इसको उठाते हैं अपने कदम को। जो कि न्यूटन ने डिस्कवर की ग्रेविटेशनल लॉ जो है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना हमारे अंदर, जमीन के ऊपर है ना। इसी तरीके से चांद के पास भी एक ग्रेविटेशनल पुल है। जब टाइड बनती है उस वक्त के, जब चांद की ग्रेविटेशनल पुल जो आता है ओशियन के ऊपर, वो समंदर की लहरों को अपनी तरफ खींचता है, तो उससे टाइड बनती है। इसका ताल्लुक वेव से, विंड एनर्जी से नहीं होता कि जो विंड आ रही हो कर रही, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ज्यादा एक्टिव होती है उस जगह पे जहां जो साइड जो है समंदर की, वो साइड, क्योंकि अर्थ भी रोटेशन में, चांद भी रोटेशन में। आगे मैं तस्वीर से आपको दिखाऊंगा कि जो साइड मून को सर फेस इसको कर। वाटर करंट भी तो कहते हैं ना? जी सर, सॉरी मुझे आवाज नहीं आई आपकी। सर अमजद बात कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता था, इसको वाटर करंट भी तो कहते हैं ना? नहीं, जो वाटर करंट, वाटर वाटर फ्लो करंट कर तो रहा होता है समंदर में आ रहा ग्रेविटेशनल होता फोर्स है। के अगेंस्ट। नहीं नहीं, वाटर जी करंट तो सर। वो सारे के समंदर के अंदर नीचे भी बनता है, ऊपर भी बनता है, वो तो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी सर होती है। वाटर करंट अलग चीज है। ठीक। जो वाटर की ठीक है साइड सर। मून की तरफ होती है ना, उसके अंदर एक अट्रैक्शन होती है और वो बल्ज क्रिएट हो जाता है मून की तरफ। अच्छा, ये बल्ज जो होता है ना, मूव करता है विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे जैसे वो चांद से दूर हटेगा, उसका कम होता चला है। ये देख लीजिए आप, ये दो तरह की टाइड्स होती हैं, हाई टाइड और लो टाइड। ठीक है ना? जो साइड मून की तरफ होगी वहां पे हाई टाइड होगी, ठीक है? और जब वो मून से घूमती हुई हट जाएगी, मून से दूर चली जाएगी, तो वहां पे लो टाइड आ जाएगी। इसी तरीके दूसरी साइड जब घूम के मून की तरफ पहुंचेगी, वहां पे हाई टाइड आ जाएगी। हाई टाइड जो है 3.5 मीटर 4 मीटर तक जाती है, और लो टाइड जो है उसके अंदर जो है 0.8 1 मीटर 1.2 मीटर इसके अंदर होती है। ये शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे जो पोर्ट्स होती हैं, उनको ये देखना पड़ता है कि जहाज को लाया जाता है हाई टाइड में, क्योंकि वो भरा हुआ होता है। ऐसा ना हो कि हाई टाइड में डायरेक्ट 3 मीटर 4 मीटर अगर ऊपर है, तो उसके जमीन से टकराने के, ग्राउंड होने के चांसेस नहीं होते। और जब उसको निकाल रहे होते हैं, तो आप जहाज खाली हो चुका है, वैसे ही हल्का होकर ऊपर हो गया, उसको आप लो टाइड के अंदर आप उसको निकाल देते हैं, हाई टाइड के ऊपर लेके आते हैं। और सर्टेन हाई टाइड अगर कम हो जाए ना, सर्टेन लेवल से, तो पोर्ट अथॉरिटीज जहाज को नहीं लगाती कि जहाज के ग्राउंड होने का खतरा है। तो इस चीज का ताल्लुक जो है हाई टाइड बनने का, जो सूरज की और चांद की जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल समंदर पे पड़ती है ना, वो हाई टाइड को क्रिएट करती है। और इसी से हम टाइडल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि टाइडल एनर्जी कैसे बनती है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया ना कि ये टाइड जो है, ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है बिटवीन समंदर के पानी में और सूरज और चांद के दरमियान। अच्छा, ये इसका ताल्लुक सोलर एनर्जी से नहीं, इससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। सर मैंने सोलर सवाल एनर्जी रेडिएशन की एक टाइप है, जो जिसके हम सोलर एनर्जी लेते हैं। ये एक ग्रेविटेशनल पुल है जो कि आता है, जिससे समंदर के अंदर वेव बनती है, एक यानी बल्ज सा आ जाता है पानी का, जिसको कि हम टाइड कहते हैं। ठीक? तो इससे एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और वो समंदर के अंदर ऊपर और नीचे जो है, ठीक है? और ये काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर करंट जो है फ्लो कर रहे हो, इसको हम काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देते हैं। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि समंदर के अंदर वाटर मिल्स लगाई जाती हैं। वो वेव से चल रही होती है वाटर मिल्स। जैसे हमने ज़मीन पे देखा है ना,
कि पंचक्की लगी हुई होती है और एक वेल बोर करके आपने डाल दिया, पंचक्की घूम रही होती है, तो पंचक्की के घूमने से जो एनर्जी जनरेट होती है वो पानी जमीन से निकाल के और खेतों को और उनको पानी देना शुरू कर देती है। अब टाइडल पावर स्टेशन क्या होते हैं? टाइडल पावर स्टेशन वही है कि जनाब एक टरबाइन है, गेट्स हैं, टाइडल बेसन आपने बना दिया है, ऊपर आपके सरफेस के ऊपर जो आपके पावर सेक्टर है, जब ये आता है अगेन वही चीज हो रही है, टरबाइन घूम रहा है, टाइट बढ़ी, जब टाइट के अंदर एनर्जी आई उसने टरबाइन को घुमाना शुरू कर दिया, टरबाइन घूम के जनरेटर पे गया, जनरेटर को जाके उसने घुमाया और आपको बिजली मिलनी शुरू हो गई। भाई कोई अगर सवाल है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जरा मैं कुछ ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो बता दीजिए मुझे। नहीं सर, ठीक है बिल्कुल। देख लो जब पेपर में आएगा फिर मत रोना कि क्या हुआ है। जी आसकानी साहब। यस सर, मैं इसके हवाले से कहना चाहूँ, जितनी भी इंस्टॉलेशन समंदर पे होती है, हमारे पास जैसे हमारे पास सक्शन बेसिन लेवल तक ये पंप्स की इंस्टॉलेशन होती है जो कि कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं। बाज औकात ये तो अल्लाह की तरफ से होता है कि ये तो टाइड लेवल तो महीने में कभी माइनस में जा रहा होता है, कभी प्लस में हाई टाइड होता है। जब माइनस में आता है तो मोस्टली हमारे पास जितना होता है ये धूल मट्टी और जो है ना छोटे छोटे पत्थर और ये मिट्टी के साथ पानी मिक्स होके पंप में आता है, ये ब्लॉकेज का सबब बनता है। सक्शन लेवल लो की वजह से हमारे पंप स्ट्रिप होता है, इस पंप से हमारे पास बाद होगा पूरा स्टेशन में ट्रिप होता है। तो ये कहना चाह रहा था रिवर्स पे जितनी भी ये इंस्टॉलेशन होती है मोस्टली लो टाइड पे इनकी ट्रिपिंग होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लो टाइड के ऊपर जो नीचे का कचरा होता है वो भी ऊपर आ जाता है, और आपने जो पंप लगाया है तो इसीलिए उसका जो लेवल रखा जाता है ना वहां रखा जाता है कि मीडियम टाइड की जो हाइट हो ना उसी के ऊपर, ताकि वो कचरे तक ना पहुंच सके। अगर ज्योग्राफिकल कोई चेंजेस आ गई है कि आपने जब डिजाइन किया था उस वक्त समंदर की पोजीशन कुछ और थी, आज समंदर की पोजीशन कुछ और हो गई है, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। यस सर, हमारे पास नॉर्मली टाइड लेवल पूरे एयर का आता है, जैसे एयरली हम टाइड लेवल मॉनिटर करते हैं जी, नेवी कि वाले किस पूरी एक टेबल इश्यू करते हैं, पाकिस्तान नेवी पूरी एक टेबल यस सर बना के बिल्कुल। देती है कि हब के ऊपर ये होगा तो सुमियानी में ये होगा तो किमाड़ी पे ये होगा तो पोर्ट कासिम पे ये होगा, ये सारी पूरी एक टेबल आती है, टाइट टेबल कहलाती है वो। नेवी वाले बनाते हैं इसको, ये हर साल इश्यू करते हैं इसको। लेकिन पर्पज इसका ये है समझने का, अगेन मैं फिर उसी पॉइंट पे वापस जाऊंगा, खुदा के वास्ते ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये एनर्जी जो है कोई आपको 500 मेगावाट दे देगी। अगर ये कुछ 1 मेगावाट 400 किलोवाट 1 मेगावाट भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। ये सारे आप ये कह लीजिए कि पेट भरो के शौक हैं कि जिस आदमी का पेट भरा हुआ होता है ना उसको नई नई चीजें सोचती है ना कि यार ये भी कर लो ये भी कर लो, पैसा बहुत है, इधर से एनर्जी ले लो इधर से एनर्जी ले लो, चाहे उस एनर्जी की कॉस्ट इकोनॉमिकल हो ना हो। तो ये वही चीज है, टाइडल एनर्जी उसी का हिस्सा है। अब हम आगे चलते हैं, आखिरी ये स्लाइड कवर करके फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा ईशा का। 8:35 हो रहे हैं तो 8:40 पे ब्रेक देता हूँ मैं आपको 20 मिनट के लिए, ताकि नमाज पढ़ के हम वापस आए लास्ट सेगमेंट पे। अच्छा, वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी के अंदर जो है प्रॉब्लम क्या है? ये सबसे बड़ी बात कि ये हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें से जाहिर है समंदर में अगर आप एक चीज लगा रहे हैं तो वो पहली चीज जो आपको चाहिए, वहां पे समंदर में नमकियात इतने होते हैं, सेल्स बन जाते हैं, क्रोजन हो जाता है, जंग लग जाता है, इक्विपमेंट को वो खा जाता है। तो आपने जो चीज भी लगानी है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, क्रोजन प्रोटेक्शन आपको वहां चाहिए होता है। तो आपका जो भी इक्विपमेंट लगेगा, चाहे वो टरबाइन का मटेरियल हो, चलिए केबल्स वगैरह तो प्रोटेक्टेड होंगे, आप प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं, आप एंकर लगा रहे हैं, जो चीजें भी आप समंदर में डाल रहे हैं उनकी आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो जाती है। फिर दूसरी बात कि अगर जमीन के ऊपर कोई चीज है, कोई खंबा गिर गया, कुछ हो गया है, तो आप क्रेन लेके जाते हो, उसको सीधा करते हो, बंदे चढ़ाते हो, अपना काम करके आप आ गए। लेकिन समंदर में काम करने के लिए, समंदर में वेल्डिंग करने के लिए अगर जरूरत पड़ जाए
समंदर के अंदर बंदे उतारने के लिए आपको जाहिर है कि उनकी पूरी वो चाहिए होती है, और ये जो है सी लेवल से बहुत नीचे होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर भी होता है, प्रोटेक्टिव आपको उनको क्लोथिंग सूट्स देने पड़ते हैं, ऑक्सीजन, ये सारी चीजों का खर्चा होता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, जी सिकंदर साहब, क्या हो रहा है यार? सर ये डाइवर्स वगैरह की पूरी एक टीम होती है थर्ड पार्टी हेलो वो अरेंज क्या रही भली वो शायरी की इस यार। भाई हवाले आपस से में बातें ना सर करें, ये लेक्चर सुन लें भाई प्लीज। जी सिकंदर साहब, ये अयूब साहब अपना माइक बंद कर दे प्लीज। सिकंदर साहब आप कुछ कह रहे थे? यस सर, ये अयूब साहब की डिस्टरबेंस है। खैर मैं अपनी बात करता हूँ। जो आपने कहा सर, अंडरग्राउंड जो ना पाइपर्स को देखा जाए, इसके लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे पास जैसे इंस्टॉल है, जिससे हम गैल्वेनाइजिंग का सिस्टम चलाते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उससे वो मेटल की प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं। दूसरा जो है ना अंडरग्राउंड का आपने कहा, दूसरा सर अंडरग्राउंड का आपने कहा डाइवर्स की पूरी एक टीम होती है थर्ड पार्टी, वो आके उस पे वर्क भी करती है। बाद औक़ात कचरे वगैरह पाइप वर्क्स पे जम जाते हैं, तो उसकी क्लीनिंग के सिस्टम के लिए पाइपर्स को जो है ना ये डाइवर्स की टीम होती है, वो इस पे काम करते हैं। यानी साहब हमारे मैं पास आपसे ये यही तो दोनों अर्ज है। कर रहा हूँ ना कि वो जो ड्राइवर आएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, पूरा सूट होगा उसके पास, वो मुफ्ते में तो काम नहीं कर रहा होगा ना आपका। अगर यही काम आप जमीन पे कराएं तो आपका खर्चा क्या होगा, यही काम समंदर में कराएं, आपका खर्चा मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है ना उसके ऊपर। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट से क्या मुराद है? यही मुराद है ना कि आप जब वहां पे यस अगर सर, कोई भी काम करने जाएंगे, अगर जमीन पे उस काम के 10 रुपए लग रहे हैं, तो वहां पे आपके 100 रुपए लगेंगे ना उस काम को कराने। ये पॉइंट है मेरा कि इन प्लांट्स की जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, आम प्लांट्स के मुकाबले में, जो जमीन पे लगे होते हैं प्लांट्स, उनके मुकाबले में ज्यादा होता है। अब तक जो है कोई लार्ज स्केल प्लांट नहीं बना है, मैक्सिमम जो है आधा मेगावाट, 1 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, इससे बड़ा कोई नहीं बना है। ठीक है, ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 5 से 10 सेंट पर किलोवाट आवर है, बट आई डाउट इट, फ्रैंकली आई डाउट इट, कि जितने छोटा प्लांट होता है उतनी उसकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज्यादा होगी। ठीक है, ये नंबर हमें मिल रहे हैं। इसी तरीके से ये एनर्जी की जो फॉर्म है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, इसके मुतालिक हम कोई राय नहीं दे सकते कि ये कैसे चलेगी, क्या होगा। ठीक है, जितने भी प्लांट अभी तक दुनिया में लगे हैं, सब ग्रांट्स और सब्सिडीज पे लगे। अगेन इसके अंदर भी सीजनल फ्लक्चुएशन है, ये बेस लोड प्रोवाइड नहीं कर सकते। वेव जो है, वेव की इंटेंसिटी कम और ज्यादा होती रहती है, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा देगा, कम होगी कम देगा। टाइड का जैसे अभी बात हुई कि हाई टाइड होती है, फिर लो टाइड आ जाती है, तो टाइडल एनर्जी जो आप ले रहे होते हैं उसके अंदर भी फर्क है। तो ये सारा लोड जो है अनस्टेबल लोड है। अच्छा, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है।